नमस्कार। स्टडी विद कैलाश बोहगुणा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से कंपटीशन लेवल के प्रतिस्पर्धात्मक पेपरों की तैयारी की जाएगी और प्रत्येक विषय को बड़े डिटेल से एक एक बिंदु को लेकर हम तैयारी करेंगे, जो पेपरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक एक विषय कंप्लीट करके ही हम आगे बढ़ेंगे। शुरुआत हम इतिहास विषय से करना चाहेंगे। इतिहास विषय जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा लेवल को लेकर, जो कि अधिकतर इतिहास विषय से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए हम शुरुआत विषय इतिहास से करने जा रहे हैं और विषय इतिहास की शुरुआत हम इतिहास से ही करेंगे कि इतिहास आखिर क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके जनक कौन हैं, और इसके बाद हम मानव की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव का विकास किस क्रम में हुआ, ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरे चैनल के द्वारा आप अपने प्रतिस्पर्धात्मक पेपरों में सफल होंगे। और आज हम इसी वीडियो के माध्यम से अपने पहले अध्याय इतिहास क्या है की शुरुआत करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारा ज्ञान मिले और मैं खुद इस विषय को विस्तार से पढ़ाऊं और वो बिंदुओं तक जाऊं जो परीक्षा लेवल में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दोस्तों, मैं स्टडी विद कैलाश बोहगुणा के इस चैनल का पहला वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और अपनी टॉपिक की शुरुआत करता हूं कि इतिहास क्या है। दोस्तों, इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है वो 3 शब्दों से मानी जाती है। जैसा कि आप सबको जानकारी है कि इति, ह और आस, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। इसी प्रकार ग्रीक या यूनानी विद्वानों ने भी इतिहास शब्द को हिस्ट्री शब्द कहा। उनका तात्पर्य हिस्ट्री से ही है, जिसका अर्थ होता है बुनना। दोस्तों, इतिहास को किसी सीमा में हम बांध नहीं सकते। अर्थात इतिहास जो शब्द है वो बहुत ही व्यापक है। पृथ्वी में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं वो सब इतिहास है। हर वस्तु या प्रत्येक वस्तु में अपना इतिहास होता है। सिर्फ घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जानना ही इतिहास नहीं है, बल्कि उन घटनाओं से जुड़ी हुई परिस्थितियों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। संक्षेप में कह सकते हैं कि जो अतीत का अवलोकन करते हुए वर्तमान को शिक्षा देता है तथा भविष्य के लिए पथ प्रशस्त करता है, वही इतिहास है। तो अतीत में यदि हम किसी मंजिल को प्राप्त ना कर पाए हों और उससे हमने सबक लिया हो और बहुत मेहनत की हो और वर्तमान में हम उस चीज को प्राप्त कर लिया हो हमने, और भविष्य में जो हमने अचीव किया है, जो उपलब्धि हासिल की है, वो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया हो, तो वह भी आपका इतिहास है, वह भी हमारा इतिहास है। ये इतिहास का अर्थ हो गया। अब बात करते हैं कि इतिहास के जनक कौन होंगे। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा लेवल में बहुत बार पूछा जाता है। इतिहास शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया वो यूनानी एक इतिहासकार थे, हेरोडोटस, और कहीं पर उनका नाम हेरोडोटस भी मिलता है।
उन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया और अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में भारत और यूनान के बीच के संबंधों की चर्चा की। उन संबंधों में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक दशाएं थी कि इन दोनों के बीच कैसी दशाएं थी, कैसे संबंध यूनान और भारत के बीच हैं। इसके बारे में हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में चर्चा की। दोस्तों, इसके अलावा आपके लिए जो प्रश्न आता है कि इतिहास शब्द का उल्लेख किन ग्रंथों में है, तो इतिहास शब्द का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, वेद और पुराणों में मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसमें इतिहास को 5वां वेद कहा गया है। यदि प्रश्न आपके लिए पूछा जाए कि किस ग्रंथ में इतिहास को 5वां वेद कहा गया है, तो आपका उत्तर होगा छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद की चर्चा की। हम इस अथर्ववेद के बारे में वैदिक कालीन इतिहास जब आएगा हमारे पास उस समय चर्चा करेंगे। जब आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, आर्यों की साहित्यिक दशाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में वेद आएंगे, जैसे कि 4 वेद हैं। इन वेदों में इतिहास शब्द का उल्लेख है। अथर्ववेद भी एक महत्वपूर्ण पाठ है जिसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र का उल्लेख किया गया है, तो इसे आधुनिक वेद के रूप में भी जाना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है जिसकी चर्चा हम वैदिक कालीन इतिहास में करेंगे। तो दोस्तों, अगला जो बिंदु होगा हमारा वो होगा कि इतिहास की क्या परिभाषाएं रही होंगी। अब देखो दोस्तों, इतिहास की परिभाषाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके प्रतिष्ठात्मक पेपरों के लिए, कंपटीशन लेवल के पेपरों के लिए, खासकर नेट में भी कभी कभार मिलान के लिए आ जाता है कि ये डेफिनेशन किस किस की है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने कुछ डेफिनेशन आपके सामने मैंने लिखी हैं और आपके सामने उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जो पहली जो परिभाषा दी है, रेनियर ने कहा है कि इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है। इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों के अनुभवों की कहानी है, ये कहा है रेनियर ने। दूसरे विद्वान आते हैं ट्रेवलियन। वो कहते हैं कि इतिहास अपरिवर्तनीय रूप में एक कहानी है। 2 महत्वपूर्ण छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो कि जो हाई लेवल के पेपर होते हैं उसमें अधिकतर पूछी जाती हैं। इसके अलावा हेनरी पिरेन एक और विद्वान रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी ही इतिहास है। इसमें एक अच्छी परिभाषा आ रही है कि यदि कोई चीज हम अचीव कर रहे हैं, अचीव करने के बाद हमारे उपलब्धियों में वो गिनी जा रही है, तो वो हमारा इतिहास कहलाएगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमारा चार्ल्स पर्थ ने दी है कि इतिहास अनेक प्रकार के उदाहरणों द्वारा ज्ञान संप्रेषण करता है। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति बहुत बार असफल हो जाता है तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रयासों में लगातार रहना चाहिए। यदि एक व्यक्ति 4-5 बार असफल हो गया और अचानक वो अपने अगले कदम में या अगले स्टेप में उसने वही प्रयास किया और वो सफल हो गया, तो हमारे लिए वह व्यक्ति एक एग्जाम्पल हो जाएगा, एक उदाहरण हो जाएगा कि छोटे छोटे हार से निराश नहीं होना चाहिए और लगातार मेहनत करना चाहिए। लगातार मेहनत करने से हमने ये जीत हासिल की है। तो ये चार्ल्स जो पर्थ कह रहे हैं कि उदाहरणों के द्वारा भी जो संप्रेषण मिला है वो इतिहास कहलाता है। इसके अलावा हमें एक थ्यूसिडाइस और पोलिबियस ये कहते हैं कि राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने वाला शास्त्र इतिहास कहलाता है। राजनीतिज्ञों को शिक्षित करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। A.L. राउज एक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि इतिहास अपने पर्यावरण के परिवेश में समाज में रहने वाले लोगों का विवरण है, ये कहा है A.L. तो दोस्तों, ये हमारी इतिहास से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। आपके सामने अर्थ बताया और उसके जनक के बारे में आपको बताया।
अब हम बात करने जा रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। कि मानव की उत्पत्ति टर्सरी युग, जिसको प्लाइसटोइन काल कहा गया है, में जो 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 2 करोड़ वर्ष के बीच में रहा। यदि आपसे पूछा जाएगा कि टर्सरी युग किस काल में रहा, तो 3.5 लाख वर्ष से लेकर 2 लाख के बीच में टर्सरी युग रहा, जिसे प्लाइसटोइन काल कहा गया। इसमें मानव की उत्पत्ति हुई, लेकिन मानव का विकास किस काल में हुआ ये आपको समझाना आवश्यक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्राइमेट्स ना। मानव का जो विकास हुआ है वो प्राइमेट्स से हुआ है। प्राइमेट्स स्तनधारियों का एक समूह है। यदि प्राइमेट्स आपके पास डेफिनेशन आए, परिभाषा है कि वास्तव में प्राइमेट्स क्या है, तो आप कह सकते हैं कि प्राइमेट्स स्तनधारियों का समूह है, जिसमें लंगूर, जिसमें छुछुंदर, जिसमें वानर, चिंपैंजी, ये सब प्राइमेट्स कहलाते हैं। क्या क्या आएंगे प्राइमेट्स में? जिसमें छुछुंदर, लंगूर, वानर, चिंपैंजी, ये सब प्राइमेट्स के भाग हैं। और यहीं से मानव का विकास हुआ। इसी प्राइमेट्स से क्या हुआ? मानव का विकास हुआ। और इस मानव के विकास में सबसे पहले जो मानव आया वो आया रामापिथेकस, जिसका विकास 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। यदि प्रश्न पूछा जाएगा कि रामापिथेकस का विकास वैसे आएगा नहीं, सनों का ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा इस युग में, जिसका विकास 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, इसे मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। वैसे वास्तविक आदि पूर्वज यदि हमें कहें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है, तो रामापिथेकस का ही भाग है। रामापिथेकस अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। रामापिथेकस कहाँ पाया जाता था? अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। इस वानर के, या हम कहें रामापिथेकस वानर के 2 भाग थे। एक महाकपि था, और जो महाकपि था वो अफ्रीका के जंगलों में रहता था, अपना जीवन निर्वाह जंगलों में ही करता था। और इसका जो दायरा था सिर्फ जंगलों तक ही सीमित रहा, और बानर रूप में ही इसका रूप रहा। ये ज्यादा विकास नहीं कर पाया। और जो दूसरा भाग रामापिथेकस का था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जंगल तक सीमित न रहकर मैदानों की ओर गया। अपना जीवन निर्वाह मैदानी क्षेत्रों में इसने किया। वास्तविक रूप में इस मानव को ही मानव का आदि पूर्वज कहा जाता है। यदि रामापिथेकस आपके ऑप्शन में ना हो और ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, तो अब मानव का आदि पूर्वज किसे कहा जाता है? तो उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस को कहा जाता है। इस मानव की खोज 1924 में रेमंड डार्ट नामक एक व्यक्ति ने अफ्रीका के जंगलों में की। और इस मानव की खोपड़ी की खोज रेमंड डार्ट ने की। यहां तक जो मानव रहा, इस मानव ने अपने हाथ और पैरों का ही इस्तेमाल जमीन तक ही इसका सीमित था। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि हाथ और पैर इसके जमीन तक ही सीमित रहे। इसने ना हाथों का ज्यादा इस्तेमाल किया और ना पैरों का। लेकिन जो अगला मानव था हमारा होमो हेबिलियस, इसने सर्वप्रथम हाथों का प्रयोग किया, हाथों से औजार बनाने का प्रारंभ किया। ये बिंदु आ सकता है, ये प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले किस मानव ने हाथों के द्वारा औजार बनाए? तो उसका नाम था होमो हेबिलियस, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी, ये टेढ़ा होकर या झुक कर चलता था। और यह मानव, मैंने बताया आपको कि यह मानव क्या करता है? हाथ का खुलकर प्रयोग करता है और औजार बनाता है, और रीढ़ की हड्डी इसकी सीधी नहीं थी। अब देखिए, होमो हेबिलियस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तक मानव हाथ का प्रयोग नहीं कर रहा है, लेकिन होमो हेबिलियस तक मानव क्या करने लग गया? हाथ का प्रयोग करने लग गया, खुल का प्रयोग करने लग गया, औजार बनाने लग गया। अब आता है हिंडल वर्ग मानव। यह यूरोप में विकसित हुआ और यहीं पर खत्म हुआ। इसकी और कोई विशेषता नहीं है। यदि हिंडल वर्ग मानव आएगा कि यूरोप में ही उत्पन्न हुआ, यूरोप में ही खत्म हो गया। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर नेट से रिलेटिव या नेट जो पेपर है उच्च शिक्षा से संबंधित, उसमें यहां से प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। यदि आप पेपर उठा के देखें तो आप उन पेपरों में इन प्रश्नों को देखेंगे। जो होमो इरेक्टस है, ये अगला मानव है। होमो इरेक्टस का मतलब होता है सीधा चलने वाला मानव, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ठीक है,
जैसे आपके रामापिथेकस के 2 भाग थे, महाकपि और ऑस्ट्रोपिथेकस, उसी प्रकार आपके होमो इरेक्टस के भी 2 भाग हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी थी। पहला जो मानव था वो था जावा मानव। यह एक नरभक्षी मानव था। ठीक है, यदि ये दोनों मानव हैं आपके होमो इरेक्टस के, दोनों नरभक्षी थे, अर्थात यह मानव का शिकार करते थे, मानव का मांस खाते थे। ठीक है, इसकी खोज जावा द्वीप में शैलो नदी पर, जो जावा मानव है इसकी जो खोज हुई वो जावा द्वीप पर शैलो नदी के तट पर टिलिनग्राम में हुई। इस मानव में कपि के लक्षण आज भी अभी भी पाए जाते हैं। मतलब कि इस मानव में कपि के लक्षण आज भी पाए जाते हैं, तो वो जावा मानव है। और जावा मानव ने ही सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया। इस मानव को पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस कहा जाता है। नेट में आया है, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस मानव को पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस कहा गया है। तो होमो इरेक्टस का पहला भाग है जावा मानव, इसे पिथिकेंथ्रोपस इरेक्टस कहा गया है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग। अब दूसरा जो पार्ट है पीकिंग मानव, ये भी नरभक्षी मानव है। ये भी मानव का शिकार करता था और मानव का मांस खाता था। लेकिन यह जो मानव था, यह जो वानर वर्ग है उससे, वानर वर्ग के समूह से ऊपर उड़ गया था। ठीक है, इसकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो जावा मानव से और अधिक सीधी थी। ठीक है, यह हाथ का और अधिक खुलकर प्रयोग करने लग गया। इस मानव को सिलिंथ्रोपस, उसे पिथिकेंथ्रोपस जावा को इसको सिलिंथ्रोपस कहा गया। सिलिंथ्रोपस इरेक्टस मानव कहा गया। आपके बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। किताबों में होमो इरेक्टस के 2 भाग नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं होमो इरेक्टस के 2 भाग, जावा मानव और पीकिंग मानव। ठीक है, पीकिंग मतलब जो चीन में उत्पन्न हुआ, चीन में विकसित हुआ। जावा मतलब जो इंडोनेशिया में, जावा द्वीप आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, भूगोल में, वो बहुत महत्वपूर्ण द्वीपों के बारे में हम भूगोल में चर्चा करेंगे। जावा मानव जो कहां विकसित हुआ, इंडोनेशिया में विकसित हुआ। पीकिंग मानव जो चीन में विकसित हुआ। अब आता है निएंडरथल मानव। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है क्योंकि ये किताबों में नहीं मिलता है। स्पेशल नोट इस चैनल के माध्यम से आपको दिए जा रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से यदि आपको वीडियो एक बार समझ में नहीं आता है तो आप उसे 1-1, 2-2, 3-3 बार देखें, जिससे आपका ये चैप्टर बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाए। और आपको कोई भी एग्जाम यदि आपका आता है और इस चैप्टर से यदि आपका प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर कोई गलती ना हो। अगला जो मानव आता है निएंडरथल मानव, बहुत इंपॉर्टेंट है निएंडरथल मानव। यह जर्मनी में विकसित हुआ, यह जर्मनी में विकसित हुआ और जर्मनी की गुफाओं में यह मानव रहता था। यहां से मानव संस्कृत का विकास हुआ। यदि प्रश्न आपसे आएगा कि मानव संस्कृत का विकास कहां से हुआ, तो आप, या मानव संस्कृत का विकास किस मानव ने किया, तो आपका आंसर होगा निएंडरथल मानव। यहां से मानव आवास जो बड़े पत्थर और छोटे पत्थर या उबड़ खाबड़ पत्थरों से बनते थे। यदि किस मानव ने, या हाँ, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि किस मानव के घर उबड़ खाबड़ बड़े बड़े पत्थर और छोटे छोटे पत्थरों से बने हुए थे, तो निएंडरथल मानव। पहली विशेषता मैंने बताई कि यहाँ संस्कृत का विकास हुआ, बड़े बड़े आवास यहाँ बनाए गए, उबड़ खाबड़ में बनाए गए। इसके अलावा मानव के मरने के बाद व्यक्ति को दफनाने ना, इससे पहले मानव ने ऐसे कार्य नहीं किए, दफनाने के कार्य बिल्कुल भी नहीं किए। लेकिन निएंडरथल ऐसा मानव था जिसने अपने आदमियों को दफनाने की जो प्रथा थी उसे जलाया। इसके अलावा निएंडरथल मानव एक ऐसा मानव था जिसमें पुरुष बाहर जाके कार्य करते थे और महिलाएं घर में कार्य करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो सकता है। बहुत सारी वहां पर हड्डियां मिली हैं निएंडरथल की गुफाओं में। ने ऐसा प्रतीत होता है कि वो पक्के हुए मांस खाते थे ना। आग का सर्वाधिक प्रयोग इस मानव ने किया। कि ये प्रश्न आ सकता है कि आग का सर्वाधिक प्रयोग करने वाले मानव का नाम बताइए, तो निएंडरथल मानव आ जाएगा। अब जो मानव आता है, बस वीडियो यदि ज्यादा हो गया होगा तो थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा रह गया है। क्रो-मैग्नन मानव बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रो-मैग्नन मानव, इसकी मस्तिष्क क्षमता होमो सैपियंस से अधिक होती थी। किस मानव की क्षमता होमो सैपियंस से अधिक होती थी, तो क्रो-मैग्नन मानव। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा विशेषताएं नहीं है। और अंतिम जो हमारा मानव आ जाएगा वह हो जाएगा होमो सैपियंस। बहुत इंपॉर्टेंट है होमो सैपियंस।
ये होमोसेपियंस आधुनिक मानव कहा जाता है, या हम कहें आज का मानव, आज का मानव या आधुनिक मानव किसे कहा जाता है, तो होमोसेपियंस। इसका विकास उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ। अभी इसके बाद जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो हो जाएगा पाषाण काल, स्टोन एज जिसको इंग्लिश में कहेंगे। पाषाण काल 3 पार्ट पाषाण काल के हैं। पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन जो होमोसेपियंस है, ये बहुत बार प्रश्न आया है, होमोसेपियंस का विकास किस काल में हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा आपका उच्च पूरा पाषाण काल, जिसका जो कार्यकाल है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्ष पूर्व में इसके पहले आपको बता चुका हूं कि ईसा मसीह से पूर्व की घटनाएं आपका बीसी कहलाएगा, बिफोर क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह से पूर्व की जो घटनाएं कहलाएंगी ईसवी पूर्व कहलाएंगी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटनाएं कहलाएंगी वो एडी कहलाएंगी, एनो डोमिनी कहलाएंगी। ठीक है, तो 30,000 वर्ष पूर्व आपका उच्च पूरा पाषाण काल आता है, जिसमें हमारा होमोसेपियंस विकसित होता है। और भारत का जो इतिहास है वो भी उच्च पूरा पाषाण काल से ही शुरू होता है, और किताबों में अधिकतर जो इतिहास मिलता है वो आपका यहीं से मिलता है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आप इस चैनल के माध्यम से जो प्राचीन भारत में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है उससे आपको इसमें बहुत सहायता मिलेगी। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगला जो वीडियो हमारा कल होगा वो होगा हमारा पाषाण काल, स्टोन एज से हम स्टार्ट करेंगे, पूरे एक एक बिंदु को लेकर जो आपके एग्जाम में, आपके पेपरों में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक बिंदु भी नहीं छोड़ा जाएगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हम आपको कल दूसरे वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।